जय हिंद। आज 73वें गणतंत्र दिवस की मैं आप सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और आज का टॉपिक है क्लास 10th का हिस्ट्री चैप्टर 7 बिहार बोर्ड से रिलेटेड वीडियो है। बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए अभी एग्ज़ाम आने वाले हैं तुरंत। तो चैप्टर का नाम है व्यापार और भूमंडलीकरण। व्यापार आप सब जानते हैं, व्यापार किसे कहते हैं, नॉर्मली आप समझते भी हैं इस चीज़ को। तो व्यापार का मतलब होता है वस्तुओं की खरीद और बिक्री की प्रक्रिया। वस्तुओं के खरीद और बिक्री की प्रक्रिया को व्यापार कहते हैं। एक लाइन में आप परिभाषा के रूप में लिख सकते हैं, आवश्यकता के वस्तुओं का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच स्वामित्व का अंतरण ही व्यापार कहलाता है। एक लाइन में स्वामित्व का मतलब होता है अधिकार, मालिकाना हक, और अंतरण का मतलब होता है ट्रांसफ़र। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच जब पावर का हस्तांतरण होता है, ट्रांसफ़र होता है, तो उसको अंतरण कहते हैं। ठीक है। ऐसे तो प्राचीन काल में व्यापार का आधार होता था वस्तु विनिमय, वस्तुओं का एक्सचेंज। एक सामान जो कुछ मेरे पास है, हम किसी और व्यक्ति को देते हैं, उनके पास कुछ और वस्तुएं हैं जिसकी हमें ज़रूरत है, तो हम लोग आपस में उन वस्तुओं को एक्सचेंज कर लेते हैं, एक दूसरे से अदला बदली कर लेते थे। प्राचीन काल में ऐसी व्यवस्था थी। लेकिन जब समय आगे बढ़ा तब मूल्यवान वस्तुओं के बदले आवश्यक वस्तुओं का अदला बदली होने लगा। फिर धातु के सिक्कों का प्रचलन शुरू हो गया। सोना, चांदी, कांसा इत्यादि के सिक्के ढलने लगे और उसके माध्यम से व्यापार होने लगा, वस्तुओं की खरीद बिक्री होने लगी। उसके बाद कागज़ की मुद्राओं ने ले लिया उसका स्थान सिक्कों के जगह पे। और आजकल तो आप देख रहे हैं डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, फ़ोन पे, गूगल पे, ऑनलाइन पे। उसके बाद हम देखते हैं, पहले व्यापार देख लिए और देखते हैं भूमंडलीकरण। भूमंडलीकरण क्या है? भूमंडलीकरण वाला है भू प्लस मंडल प्लस एकीकरण। भूमंडलीकरण, भू का मतलब भूमि, और संपूर्ण विश्व के एक छोटे से भूखंड को, माने छोटे से टुकड़े को, भूमि के छोटे से टुकड़े को हम लोग भूमि कहते हैं। लेकिन जब पूरे विश्व के में जितने भी भूभाग हैं, आपको पता है पृथ्वी पे पानी है और भूमि है, तो भूमि, पूरे विश्व के भूभाग को हम लोग भूमंडल कहते हैं। और इन भूमंडल का एकीकरण को ही हम लोग भूमंडलीकरण कहते हैं। पूरे भूमि का एक हो जाना। तो एक कैसे हुआ? मतलब आर्थिक आधार पे, व्यापारिक आधार पे, राजनीतिक आधार पे। लेकिन इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे व्यापारिक आधार पे भूमंडलीकरण। व्यापार के क्षेत्र में पूरे विश्व के राष्ट्रों का एकीकरण। तो हम कह सकते हैं कि संपूर्ण विश्व के सभी राष्ट्र जब अपनी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक विकास के लिए अपने राष्ट्र की सीमा के पार जाकर एक दूसरे का मदद करना जब प्रारंभ करते हैं, तो ऐसी प्रक्रिया भूमंडलीकरण कहलाती है। समझ गए? ठीक है। व्यापार और भूमंडलीकरण। ऐसे तो व्यापारिक रिश्ते देशों के बीच जब से सभ्यता का विकास हुआ है तब से होते रहे हैं। अन्य कारणों से भी मानव सभ्यताएं आपस में मिलती जुलती रही हैं। जैसे प्राचीन काल के व्यापारिक केंद्र के रूप में दिलमुन, बहरीन के पास दिलमुन और मेलुहा यह है मकरान घाटी, मकरान तट पे।
ठीक है, ये दो जगह प्रकाश में आते हैं कि प्राचीन सभ्यताओं के लोग, मिस्र, मेसोपोटामिया और हड़प्पा सभ्यता के लोग व्यापारिक रूप से इन जगहों पे मिला करते थे। लेकिन उससे भी आगे बढ़ते हैं तो विश्व व्यापार के केंद्र के रूप में, प्राचीन काल में विश्व व्यापार के रूप में अलेक्जेंड्रिया नामक जगह, जिसको हिंदी में सिकंदरिया भी कहीं कहीं आपको मिल जाएगा, ठीक है, ये विश्व व्यापार के, विश्व बाजार के रूप में इसकी पहचान प्राचीन काल में हुई है। इस जगह की स्थापना सिकंदर ने, जब सिकंदर यूनान का शासक था, आप सुन रखे हैं इसके बारे में, विश्व विजय पे निकला था, तो यूनान विजय के बाद जब वो आगे बढ़ा तो मिस्र विजय के बाद इसने यूनानी प्रतिष्ठा का केंद्र स्थापित किया। मिस्र के उत्तरी पूर्वी भाग में भूमध्य सागर के किनारे मिस्र के पूर्वी उत्तरी भाग में अलेक्जेंड्रिया नामक जगह की स्थापना उसने 331 ईसा पूर्व में इसकी स्थापना सिकंदर के द्वारा किया गया था। जो विश्व बाजार के प्रश्न भी पूछते हैं बिहार बोर्ड में कि विश्व बाजार के रूप में पहला कौन सा जगह स्थापित हुआ था, इसका बारे में एक नंबरी क्वेश्चन पूछता है तो सिकंदरिया यानी अलेक्जेंड्रिया नाम से विख्यात शहर सिकंदर के द्वारा स्थापित किया गया था। और ये अपने प्राचीन काल के 7 अजूबों में इसका जो, इस जगह पे जो प्रकाश स्तंभ था, प्रकाश स्तंभ इसके 7 अजूबों में एक गिना जाता है। इसकी प्रतिष्ठा मुस्लिम आधिपत्य, जब मिस्र पे मुस्लिम आधिपत्य जब हुआ उस समय तक रहा था। 641 ईस्वी में इस जगह पे मुस्लिम आधिपत्य स्थापित हो गया। उस समय तक 331 ईसा पूर्व से 641 ईस्वी तक ये स्थापित रहा विश्व बाजार के रूप में, यूनानी प्रतिष्ठा के शहर के रूप में। उसके बाद इसका विघटन हो गया। हालांकि आज भी ये जगह अपने पर्यटकों के लिए पर्यटन स्थल के रूप में ये आज भी विकसित है और इसका प्रकाश स्तंभ 7 अजूबों में गिना जाता है। ठीक है। उसके बाद भी व्यापार जो है ईसवीं सदी के प्रारंभ के काल से ही एशिया, यूरोप और अफ्रीकी देशों के बीच व्यापार होते रहे थे और ये व्यापार होते थे रेशम मार्ग से। रेशम मार्ग ये विकसित था एशिया और अफ्रीका के, एशिया और यूरोप के बीच में। इसको रेशम मार्ग इसलिए कहते हैं क्योंकि चीन का रेशम यूरोप और अन्य देशों में काफ़ी फेमस था। चीन का रेशम और वहाँ की चीनी मिट्टी की बर्तनें इसी मार्ग से यूरोपीय देशों में जाता था, क्योंकि इसकी डिमांड, इसका मांग जो है यूरोपीय देशों में बहुत अधिक होता था। इसी रेशम मार्ग से भारत भी उत्तरापथ से, भारत जिस पथ से इस मार्ग से जुड़ता था उसको कहते थे उत्तरापथ। उत्तरापथ से भारत भी जुड़ा हुआ था और यह जुड़ाव 1453 ईस्वी तक बना रहा। 1453 ईस्वी में एक घटना घटी थी, कुस्तुनतुनिया। ठीक है। कुस्तुनतुनिया में ये पूर्वी रोमन साम्राज्य का पूर्वी रोमन साम्राज्य का की राजधानी, पूर्वी रोमन साम्राज्य की ये राजधानी हुआ करती थी कुस्तुनतुनिया।
और 1453 में तुर्की का इस पर आधिपत्य हो गया। 1453 ईस्वी में तुर्की के उस्मान का इस पे आधिपत्य हो गया। उसके बाद इस मार्ग से, रेशम मार्ग से व्यापार करने वाले व्यापारियों को तुर्की के शासक को बहुत मोटा कर देना पड़ता था। तुर्की के प्रशासन ने, तुर्की के राजाओं ने बहुत ही कड़ा टैक्स प्रक्रिया अपनाया, जिसकी वजह से व्यापार अवरुद्ध होने लगे। और जब कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ, तुर्की का साम्राज्य स्थापित हो गया तब से। और जब टैक्सेशन बढ़ गया, यहाँ डिस्टर्ब होने लगे, परेशान होने लगे व्यापारी, यूरोपीय व्यापारी, भारतीय व्यापारी, एशिया के अन्य देशों के व्यापारी, तब ये, और सबसे अधिक परेशानी यूरोपीय व्यापारियों को होती थी, क्योंकि कुस्तुनतुनिया पे बहुत दिन तक रोम का साम्राज्य स्थापित था और उसको तुर्कों ने अपने अधीन कर लिया, तो यूरोप वासियों को बहुत परेशानी होने लगी। तब इन लोगों ने, यूरोपीय लोगों ने नए मार्ग, एशिया से व्यापार करने के लिए नए मार्ग को खोजना प्रारंभ किया। और उसी क्रम में आप देखते हैं कि भौगोलिक खोजों के क्रम में स्पेन और पुर्तगाल के नाविकों ने, जैसे वास्को डी गामा ने 1498 में भारत तक पहुंचने का समुद्री मार्ग खोजा। भारत कब पहुंचा? 1498 में भारत पहुंचा, ये 1498 में समुद्री मार्ग से साउथ अफ्रीका होते हुए। और 1492 में भारत के ही खोज में, एशिया के समुद्री मार्ग के खोज में ही निकला था कोलंबस। 1492 में पहुंच गया अमेरिका, गलती से पहुंच गया। इनका जहाज़ जो है डगमगा गया समुद्र में और रास्ता भटक करके ये पहुंच गए अमेरिकी द्वीपों पर, जहां उन्होंने वहां के लोगों को, वहां के निवासियों को रेड इंडियन कहा और उसका नाम रखा उस द्वीप का वेस्ट इंडीज। ठीक है, वेस्ट इंडीज जो आज आप देखते हैं, सबसे पहले वहाँ कोलंबस ही पहुँचा था और उसने वहाँ के लोगों को रेड इंडियन कहा और उस जगह को वेस्ट इंडीज नाम दिया। उसने शोर मचाना शुरू कर दिया कि मैंने भारत खोज लिया, भारत मिल गया, जबकि वो भारत तो था नहीं। उसने उसका नाम रख दिया पश्चिमी भारत, वेस्ट इंडीज, लेकिन ऐसा था नहीं। वो था एक नया जगह, नई दुनिया, जिसको बाद में अमेरिकी विश्वविद्यालय ने पूरे अमेरिका का भ्रमण करके पता लगाया कि ये भैया भारत नहीं है, ये एक नया देश है, नया जगह है। इसको यूरोपीय लोगों ने नई दुनिया का नाम दिया, क्योंकि उससे पहले अफ्रीका और एशिया के बारे में यूरोपीय लोगों को पता था, लेकिन ये एक ऐसी जगह थी, ऐसा जगह था जहाँ जिसके बारे में यूरोपीय लोगों को पता नहीं था, इसलिए उन्होंने इनका नाम नई दुनिया रखा। और अमेरिकी वेस्पूची जब उसका पूरा भ्रमण करके बताया कि ये एक नया जगह है, तब उसी के नाम पे उस क्षेत्र का नाम अमेरिका रख दिया गया। ठीक है, तो भौगोलिक खोजों के बाद जब नई नए जगहों का पता लगा, अमेरिका, उसके बाद भारत के बारे में और एशियाई देशों के बारे में यूरोप को तो पहले ही पता था, लेकिन जब नए मार्ग का पता लग गया, व्यापारिक मार्ग का, तब पुनः एशिया, अफ्रीका, अमेरिका के देशों के बीच व्यापार शुरू होने लगे। चूँकि ये देश बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं थे, आधुनिक चीज़ों से बहुत ज़्यादा इनको जानकारी नहीं थी इन देशों के लोगों को, जैसे अमेरिकी लोगों को या अफ्रीकी लोगों को, लेकिन यहाँ प्राकृतिक संसाधन भरपूर मात्रा में उपलब्ध था। तो अमेरिकी लोग, जैसे वास्को डी गामा आया भारत, कालीकट बंदरगाह पे, और वहाँ जमूरी
केरल का शासक था वहाँ जमोरिन, उससे उसकी भेंट हुई और यहाँ से जब वो ले कर के गया गरम मसाला तो उसको बेच करके उसने 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया था। तो ये जा कर के उन लोगों ने वहाँ प्रचारित किया, फैलाया। पुर्तगाली नाविक था वास्को डी गामा, प्रचारित किया। उसके बाद लोगों का इंटरेस्ट, अन्य यूरोपीय देशों का भी इंटरेस्ट इन जगहों से व्यापार करने का बढ़ना शुरू हुआ और लोग व्यापार करने के लिए आने लगे। भारत भी, अफ्रीका भी, अमेरिका भी, चूँकि यहाँ इन जगहों पे बहुत संभावनाएं थी, प्राकृतिक संसाधन से भरपूर ये क्षेत्र थे। तो शुरुआत में तो यहाँ से गरम मसाला, सूती कपड़ा, अन्य चीज़ों का व्यापार होता था। लेकिन 18वीं शताब्दी के मध्य में जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हुई, औद्योगिक क्रांति कब प्रारंभ हुई? औद्योगिक क्रांति 18वीं क्रांति 18वीं शताब्दी के 18वीं सदी के मध्य से, ठीक है, 1750 ईस्वी के बाद औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हुआ। उससे पहले उपनिवेश बसाना शुरू कर दिए थे ये यूरोपीय देश, अफ्रीका, अफ्रीका, अमेरिका और भारत जैसे देशों में। तो उस समय तक उनका उपनिवेश सिर्फ इस मुद्दे पर था कि उपनिवेश स्थापित करना है, व्यापारिक केंद्र स्थापित करना है और ताकि व्यापार में उन्हें सुविधा हो। तब तक भारत जैसे अन्य देशों पे उनका कब्जा करने का या अपना साम्राज्य स्थापित करने का कोई उद्देश्य नहीं था। लेकिन जैसे ही 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति शुरू हुई और उत्पादन जब बड़े पैमाने पे होने लगा, तब अपने तैयार माल को खपत करने के लिए, तैयार माल के खपत के लिए उन्हें बड़े बाज़ार की आवश्यकता महसूस हुई। साथ ही अपने उद्योगों के लिए उन्हें ज़रूरत थी अधिक से अधिक कच्चे माल की। और यहाँ से शुरू हुआ सभी यूरोपीय देशों के द्वारा अमेरिका, अफ्रीका और भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करने की प्रक्रिया। एशियाई देशों में, अफ्रीकी देशों में और अमेरिकी देशों में अपना उपनिवेश स्थापित करना और अपना साम्राज्य स्थापित करने की प्रक्रिया 18वीं शताब्दी के मध्य से जब औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हुई तब ये प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। क्रांति के बाद उनके फैक्ट्रियों के लिए, उद्योगों को चलाने के लिए कच्चे माल की आवश्यकता थी, तो कच्चे माल का आयात बढ़ गया इंग्लैंड में और तैयार माल का निर्यात होना प्रारंभ हो गया। चूँकि तैयार माल को बेचने के लिए इन्हें बड़े बाज़ार की भी आवश्यकता थी और कच्चे माल उद्योगों के लिए कच्चे माल की भी आवश्यकता थी। जो कच्चे माल इनको इन औपनिवेशिक देशों से, भारत, अमेरिका, अफ्रीका के देशों से प्राप्त हो जाते थे और भरपूर मात्रा में प्राप्त हो जाते थे। जो सूती वस्त्र पहले भारत का इंग्लैंड में और अन्य यूरोपीय देशों में जिसकी मांग बहुत अधिक थी, अब चूँकि औद्योगिक क्रांति के आ जाने के बाद उत्पादन बेहद होने लगा, तो तैयार सूती कपड़े सस्ते होने लगे। लिवरपूल, लंदन, मैनचेस्टर इत्यादि शहर जो है इंग्लैंड में विकसित होने लगे औद्योगिक केंद्र के रूप में। बड़े बड़े शहरों की स्थापना होने लगी। लोगों का पलायन शहरों के तरफ होने लगा। कृषि व्यवस्था जो है, जो पहले थी वो बदलने लगी। पहले खाद्यान्न उपजाए जाते थे, अब नगदी फसल उपजाए जाने लगे। किसानों पर टैक्सेशन बढ़ा दिया गया सरकार के तरफ से, कर। बहुत सारी व्यवस्थाएं ऐसी बदल गई जिसमें किसान और कुटीर उद्योग के लोग बेरोजगार होने लगे और वे रोजगार के तलाश में शहरों की तरफ पलायन करने लगे। और इस समय जो व्यापार बढ़ रहा था यूरोप का या इंग्लैंड का, उसका आधार था पूंजी। उसका 3 आधार थे: व्यापार, पूंजी और श्रम। इन तीनों का प्रवाह, प्रवाह मतलब बहती धारा, माने बहाव,
व्यापार का बहाव कैसे हुआ? तो व्यापार जो कच्चे माल, जो तैयार माल ये लोग इंग्लैंड और यूरोपीय देश, भारत जैसे देशों से ला करके अपने बाज़ार में बेचते थे, उसकी प्रक्रिया बदल गई। अब कच्चे माल ये निर्यात करके लाते थे, आयात करके लाते थे अपने उद्योगों के लिए, और तैयार माल इन देशों में बेचने को ले जाते थे। इस तरह से व्यापार का प्रवाह बढ़ा और इन व्यापारियों ने जो पूंजी कमाया, जो पूंजी बनाया, जो पैसे एक्स्ट्रा आमदनी जो इनको हुई, इन पैसों को इन्होंने औपनिवेशिक देशों के संरचनात्मक विकास के लिए खर्च करना प्रारंभ कर दिया। संरचनात्मक विकास मतलब रेलवे, सड़क, खाद्यान्न, कोयला वगैरह, कोयला, इस्पात इत्यादि। ठीक है, खाद्यान्नों में अपना पूंजी लगाना शुरू किया। नगदी फसल के उत्पादन पे लगाना, नगदी फसल के उत्पादन पे, नगदी फसल के उत्पादन पे अपना पूंजी इन लोगों ने लगाना शुरू कर दिया। और जब बड़े उद्योग स्थापित हो गए बड़े शहरों में, उसके बदले किसान और कुटीर उद्योग में लगे हुए लोग बेरोजगार होने लगे, क्योंकि जो फैक्ट्रियों में तैयार होता था सामान, कपड़े, वे सस्ते होते थे, और जो हाथों से बुन करके बना जाता था, हालांकि हाथों से बुना हुआ भारतीय कपड़े बहुत अच्छे होते थे लेकिन महंगे होते थे। नतीजतन जब सस्ते कपड़े बाज़ार में आ गए, भारतीय बाज़ार में या यूरोपीय बाज़ार में, तो इन कुटीर उद्योग में लगे लोगों का रोज़गार ख़त्म होने लगा। किसान जो पहले खाद्यान्न उपजाते थे और सरकार के तरफ से जो बंदिशें लागू हो गई किसानों पे, उसकी वजह से उनका खेती चौपट होने लगा। नतीजतन वे बेरोजगार हो गए और उनका प्रवाह बढ़ा औद्योगिक केंद्रों की तरफ, क्योंकि उद्योग को चलाने के लिए अधिक मात्रा में लोगों की आवश्यकता थी, श्रमिकों की आवश्यकता थी, और श्रमिक लोग औद्योगिक रोजगार के तलाश में औद्योगिक केंद्रों पर जाना प्रारंभ कर दिए। इस तरह से व्यापार, पूंजी और श्रम के प्रवाह ने विश्व बाजार को बढ़ाने का बहुत बड़ा काम किया। ठीक है, अब हम देखते हैं, तो समझ गए विश्व बाजार की उपयोगिता। विश्व बाजार का विस्तार जो है व्यापार, पूंजी और श्रम के प्रभाव के वजह से हुआ। श्रम के प्रवाह में एक और घटना देखते हैं, अनुबंध के मजदूर, जिसे गिरमिटिया मजदूर कहा जाता है। बिहार के माने भोजपुरिया क्षेत्र जो जिसको कहा जाता है, पश्चिमी बिहार और पूर्वी यूपी का जो क्षेत्र होता है भोजपुरिया, यहाँ से और पंजाब और हरियाणा के मजदूरों को अनुबंध के आधार पर, इस अनुबंध में कम से कम 5 साल का अनुबंध होता था। इस अनुबंध के तहत उन्हें मजदूरी कम दी जाती थी, काम के घंटे अधिक होते थे, और इन लोगों को अलग अलग देशों में, जो औपनिवेशिक देश थे इंग्लैंड के, उन जगहों पर ले जा कर के नगदी फसलों के उत्पादन में लगाया जाता था। वैसे मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर कहा जाता है। जैसे नगदी फसल में जैसे गन्ना, कपास, चाय, कॉफ़ी, रबर, अफीम इत्यादि के उत्पादन में ब्रिटेन की सरकार अपने औपनिवेशिक देशों में, जैसे त्रिनिडाद, फिजी, मॉरिशस इत्यादि औपनिवेशिक देशों में ले जा कर के यहाँ से उनको काम करवाते थे और नगदी फसल उपजाया जाता था इनके द्वारा। ये था श्रम के प्रवाह के अंतर्गत। और व्यापार, पूंजी और श्रम के प्रवाह पर ही विश्व बाजार का विस्तार प्रारंभ हुआ 18वीं शताब्दी के मध्य के बाद, जब औद्योगिक क्रांति शुरू हुई। ठीक है, अब विश्व बाजार की उपयोगिता को समझते हैं कि आखिर विश्व बाजार उपयोगी है तो कैसे है। विश्व बाजार की उपयोगिता में हम ये देख सकते हैं कि जब विश्व
बाजार का स्वरूप विस्तार होने लगा, विश्वव्यापी होने लगा। उसके केंद्र में उस वक्त यूरोपीय देश ही थे, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, पुर्तगाल, स्पेन इत्यादि। तो वो औपनिवेशिक देश के लोगों की बेरोजगारी दूर हुई। आज भी जो विश्व बाजार का जो आज स्वरूप है, इसमें किसी भी देश का नागरिक किसी भी देश में रोजगार प्राप्त कर सकता है। तो उस समय भी उपयोगिता बढ़ी, लोगों को रोजगार मिलने लगा, किसान जो है नकदी फसल उपजा करके अधिक आमदनी कर सकता था और प्रतिस्पर्धा बढ़ने से उपभोक्ताओं को सस्ते सामान मिलने उपलब्ध होने प्रारंभ हो गए। ठीक, अब हम देखते हैं विश्व बाजार से लाभ और हानि। विश्व बाजार में जो परिवर्तन आया, जो बाजार का विश्वव्यापी रूप धारण किया बाजार ने, उससे क्या लाभ हुआ और क्या हानि हुआ। तो सबसे पहले तो लाभ हुआ कि 3 वर्ग का उदय हुआ। पूंजीपति वर्ग, चूँकि औद्योगिक क्रांति हो जाने के बाद पूंजी का प्रवाह बढ़ा, लोग अधिक से अधिक पैसे कमाए और एक नए वर्ग का उदय हुआ, पूंजीपति वर्ग। और कुटीर उद्योग में लगे और कृषियानों में लगे एक जो वर्ग बेरोजगार हुआ, वो श्रमिक वर्ग के रूप में उभर कर आया उद्योग धंधों में काम करने के लिए। और एक मजबूत मध्यम वर्ग का उदय हुआ, जिसे बुर्जुआ वर्ग कहते हैं। इन 3 वर्गों का उदय हुआ विश्व बाजार के वजह से। पूंजीपति वर्ग, श्रमिक वर्ग और मजबूत मध्यम वर्ग, जिसे बुर्जुआ वर्ग भी कहते हैं। इन 3 वर्गों का उदय हुआ। उसके बाद भारत जैसे औपनिवेशिक देश में औद्योगिक विकास प्रारंभ हुआ। हालांकि ये सीमित मात्रा में ही हुआ, बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन भारत जैसे औपनिवेशिक देशों में भी औद्योगिक विकास प्रारंभ हो गया विश्व बाजार के वजह से। ठीक है। उसके बाद औपनिवेशिक देशों में अपने व्यापार को सुदृढ़ करने के लिए इन देशों ने, यूरोपीय देशों ने संरचनात्मक कार्य प्रारंभ कर दिए, जैसे रेलवे का विकास, माल ढुलाई के लिए, खाद्यान्न माने खनन व्यवसाय, जिसमें कोयला और इस्पात का खनन प्रारंभ हुआ, जिसके लिए रेलवे का विकास किया गया ताकि खाद्यान्नों से कोयला और इस्पात निकाल करके फैक्ट्रियों तक ले जाया जा सके। सार्वजनिक परिवहन की व्यवस्था प्रारंभ कर दी गई अपने व्यापार को विकसित करने के लिए। आयात और निर्यात को सुदृढ़ करने के लिए नए नए बंदरगाहों का विकास प्रारंभ किया गया, रेलवे का विकास, सड़क का विकास। इस तरह से औपनिवेशिक देशों में संरचनात्मक विकास प्रारंभ हो गए। बागवानी आदि का भी विकास इस काल में प्रारंभ हो गया। नए फसलों का उत्पादन भी प्रारंभ हो गया, जैसे गन्ना, कपास, रबर, चाय, कॉफ़ी जैसे नगदी फसलों का उत्पादन प्रारंभ हो गया, जिससे किसानों को नगद लाभ होना प्रारंभ हो गया। एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया कृषि के क्षेत्र में। उसके बाद नए फैक्ट्रियों के स्थापना से उद्योग केंद्रों पर शहरीकरण का विस्तार और विकास प्रारंभ हुआ, जिसमें जनसंख्या की वृद्धि प्रारंभ हो गई। शहरीकरण का विस्तार और जनसंख्या वृद्धि प्रारंभ हुआ। इतना ही नहीं, 1820 से 1914 के बीच 1820 से 1914 के बीच विश्व बाजार 25 से 40 गुना की वृद्धि हो गई। विश्व बाजार में 25 से 40 गुना की वृद्धि एक छोटे से कालखंड में, मतलब लगभग 100 साल में, 1820 से 1914 के बीच 25 से 40 गुना की वृद्धि विश्व बाजार में देखी गई। और विश्व बाजार का आधार था, जो हिस्सा था, वो 60% सिर्फ सूती कपड़ा और कृषि उत्पादन था। अब देखते हैं विश्व बाजार की हानि। लाभ के साथ साथ विश्व बाजार का हानि भी था। यूरोपीय देशों ने अपने उपनिवेशों में वहाँ की जो अर्थव्यवस्था का आधार था, कृषि और कुटीर उद्योग,
उसको एक साजिश के तहत अपनी नीतियों को लागू करके धीरे 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 खत्म करने का प्रयास किया और बिल्कुल ही उसको नष्ट भ्रष्ट कर दिया। बिल्कुल ही नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया औपनिवेशिक देशों के अर्थव्यवस्था को, ताकि उनका उद्योग, उनका व्यापार बढ़ सके। ठीक है। और भूखमरी, अकाल जैसे आपात स्थिति उत्पन्न हो गए। भारत जैसे औपनिवेशिक देशों का जो आधार था, अर्थव्यवस्था का आधार था सूती कपड़ा का निर्यात, वो 1800 में 30% था, जो 1815 में घटकर 15% हो गया और 1870 आते आते मात्र 3% पे आकर रुक गया। और कपास का निर्यात जो मात्र 5% होता था 1800 में, वो 1800 ईस्वी में, वो 1850-70 के दशक आते आते 35% तक निर्यात बढ़ गया। सूती कपड़ों का आयात बढ़ गया और कपास का निर्यात बढ़ गया। कहने का मतलब कि कच्चे माल का निर्यात होने लगा भारत से और तैयार माल भारत में आयात होने लगे। ठीक। इतना ही नहीं, इस काल में इन परिस्थितियों के वजह से लाखों लोग भूख से मर गए, अकाल से मर गए और बहुत ही बुरी दुर्गति हो गई औपनिवेशिक देश के लोगों की। और यूरोप में एक नए प्रतिस्पर्धा की वजह से, साम्राज्यवाद रूपी एक नए प्रतिस्पर्धा की वजह से साम्राज्यवाद की प्रतिस्पर्धा बढ़ गई यूरोपीय देशों के बीच, जिसका नतीजा ये हुआ कि 1914 आते आते इन देशों के बीच एक बड़े महायुद्ध का प्रारंभ हो गया, शुरुआत हो गई, जिसने पूरे विश्व के अर्थव्यवस्था को बिल्कुल ही हिलाकर रख दिया। ठीक है। इतना समझ गए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे इस चैप्टर के आगे के भाग को लेकर के, जिसमें हम समझेंगे कि 2 विश्व युद्धों के बीच आर्थिक स्थिति बाज़ार की क्या रही, विश्व बाज़ार की क्या रही, और आगे इस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।